जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलें क्या था। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलें क्या था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलें गेहूं और जौ दोनों था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, गेहूं और जौ। दोस्तों, बात करें कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा नवपाषाण काल में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी चावल है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे। तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा नामक जगह पर मिला है। कोल्डिहवा। तो इस तरह दोस्तों, सबसे प्राचीन जो है चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहवा नामक स्थान से। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। और सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलें क्या था, तो गेहूं और जौ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने है रिहला नामक पुस्तक का लेखक है। दोस्तों, ये जो इब्न बतूता है यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दिल्ली में आया। मोहम्मद बिन तुगलक। एम फॉर मोहम्मद, बी फॉर बिन, टी फॉर तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। और दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ और इसे अपने दरबार में काजी या इसी को न्यायाधीश बोलते हैं, न्यायाधीश के रूप में इसको अपने दरबार में रख लिया। तो इस तरह दोस्तों, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और मोहम्मद बिन तुगलक इसके अपने दरबार में काजी के रूप में रख लिया। और दोस्तों, ये जो इब्न बतूता है यह मोरक्को देश का रहने वाला था। अफ्रीका के एक देश है मोरक्को, वहाँ के यह रहने वाला था और इसके द्वारा पुस्तक लिखा गया रिहला। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए अलबरूनी पर ध्यान देते तो ये भी एक पुस्तक लिखा काफ़ी फेमस। उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका अर्थ होता है दोस्तों भारत की खोज। तो इस तरह दोस्तों, अलबरूनी के द्वारा पुस्तक लिखा गया किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ऑप्शन नंबर बी मार्को पोलो, इस पर ध्यान देते तो दोस्तों यह मार्को पोलो इटली का एक लेखक था और यह एक जो है विचारक था। अब दोस्तों, ये जो मेगास्थनीज है ऑप्शन नंबर डी, इस पर ध्यान दे तो मेगास्थनी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है इंडिका। तो इस तरह दोस्तों सबका जो है डिफाइन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इपिग्राफी। इपिग्राफी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि भारत में गुलाम वंश का स्थापना किसने किया। भारत में गुलाम वंश का स्थापना किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं यह 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया और यह दोस्तों मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। तो इस तरह दोस्तों भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में किया गया और राजधानी लाहौर था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाला। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दोस्तों कुतुब मीनार का नींव डाला गया। और दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश, इस पर भी ध्यान दे तो इसने दोस्तों कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। ये जो है कुतुब मीनार को पूर्ण यानी कि पूरे तरह से इसने बनवाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव डाला। और अभी जो है इसको बनवाते ही था तब तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। तो उसके बाद जो है इल्तुतमिश राजा बना तो इसने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया।
दोस्तों आपके ऊपर रखता हूँ कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। भारत के प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी कि पुत्री थी रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मई 1498। 17 मई 1498 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन वास्को डी गामा भारत आया था। और दोस्तों वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो यह दोस्तों यूरोप के एक देश है पुर्तगाल, यूरोप के एक देश है पुर्तगाल, वहीं का यह जो है निवासी था। और यह दोस्तों 17 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों यह जो है जब यह भारत आया तो इस तरह भारत और यूरोप के लिए समुद्री मार्ग का यह खोज भी किया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो कैप्टन हॉकिंस है यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत था। याद रखिएगा कि यह जो है जेम्स प्रथम के राजदूत था। और यह जो है 1609 ईस्वी में ये जो है मुगल दरबार में आया। और जब दोस्तों यह आया तो उस समय मुगल राजा था जहांगीर, वह जो है राजा था मुगल राजा जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूर्वी तट, ध्यान में रखिएगा, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोला। दोस्तों जैसे कि ये भारत है मानते नीचे का, तो ये हो गया पूर्वी तट और इधर का साइड ये हो गया पश्चिमी तट। तो ये अभी इस तरह इस साइड का बात हो रहा है। तो पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला। ऑप्शन है दोस्तों मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, उड़ीसा और कोलकाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछलीपट्टनम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मछलीपट्टनम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कब खोला तो 1611 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों पूर्वी तट पर 1611 में अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी खोला। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि पश्चिमी तट, अब दोस्तों इस साइड का बात हो रहा है, इस साइड इधर का बात हो रहा है। तो पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खोला। पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कब खोला तो 1613 ईस्वी में जो है खोला सूरत में। लेकिन दोस्तों 1608 ईस्वी में पहली बार प्रयास किया गया था सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों सूरत में 1613 ईस्वी में इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी खोला। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। आयरलैंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को स्पेन से लिया गया है, इसीलिए कभी कभी डायरेक्ट आयरलैंड न दे करके डायरेक्ट स्पेन दे देता है। तो इस तरह दोस्तों कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर आयरलैंड ऑप्शन में नहीं होगा तो स्पेन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40।
अनुच्छेद 40 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत का गठन का जो है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जैसे कि अनुच्छेद 41, इस पर ध्यान देते तो इसमें दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियों में काम करने का अधिकार है। काम करने का अधिकार है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 42 है इसमें प्रसूति सहायता की चर्चा है। और अब जो अनुच्छेद 44 है इसमें समान सिविल संहिता की चर्चा है। समान सिविल संहिता की चर्चा है। तो दोस्तों अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष परिस्थितियों में काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता और अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। दोस्तों बात करें इसके जो है इतिहास के बारे में तो इसका जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे 1975 में मौलिक कर्तव्य इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो है 1975 के सिफारिश पर इसे जो है भारतीय संविधान में लागू करने को कहा गया। दोस्तों ये जो समिति जो है 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की बात कहा। लेकिन दोस्तों जब इसे लागू किया गया 42वां संविधान संशोधन करके तो दोस्तों 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत फिर से एक और इसमें ऐड कर दिया गया। तो दोस्तों टोटल हो गया 11। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यह समिति जो है 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ने का सिफारिश किया था। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया तो 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में फिर से जो है एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इस तरह दोस्तों टोटल 11 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ कब, तो ये हुआ 1976 में। ये हुआ 1976 में। दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए है 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ, तो ये हुआ 1978 में। ये हुआ 1978 में। और 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो दोस्तों ये हुआ 1985 में। और ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये हुआ 1989 में। तो दोस्तों इस तरह 44वां संविधान संशोधन 1978 में कुछ काम भी किया गया। तो इसमें काम किया गया कि लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल को 6 साल से घटा करके 5 साल कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन में ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दोस्तों 10 अनुसूची को जोड़ा गया, अनुसूची संख्या 10 को जोड़ा गया तथा दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया। और जो है 1989 61वां संविधान संशोधन में दोस्तों मतदान करने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन प्रणाली है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि अरावली की पहाड़ी कहाँ है। अरावली की पहाड़ी कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अरावली की पहाड़ी जो है राजस्थान में है।
दोस्तों ये जो राजस्थान में अरावली की पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी एक है, सबसे ऊंची चोटी एक है, उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों यह सबसे पुरानी चट्टान है। तो दोस्तों इस तरह अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान। और अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और यह अरावली की पहाड़ी सबसे पुरानी चट्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है। दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी है, महाराष्ट्र, यहाँ भी बंदरगाह है। एक तो मुंबई बंदरगाह है और दूसरा है नहावा सोवा। ये थोड़ा सा अजीब नाम है इसलिए इसको लिख दे रहा हूँ, नहावा सोवा। तो दोस्तों महाराष्ट्र में बंदरगाह एक मुंबई और दूसरा नहावा सोवा, गुजरात में कांडला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडल पीक। सैडल पीक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 730 मीटर है। इसकी ऊंचाई 730 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दोस्तों 7वां बड़ा देश है। दोस्तों 6 देश तो कौन कौन से? तो दोस्तों दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है रूस है, रूस है। उसके बाद दोस्तों कनाडा है, कनाडा है। उसके बाद चीन है, इसके बाद चीन है। उसके बाद यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उसके बाद जो है ब्राज़ील है, ब्राज़ील। उसके बाद जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां जो है भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। चंबल नदी पर जो है चुलिया जलप्रपात है। बात करें दोस्तों ये चंबल नदी है कहाँ? तो यह भारत के राजस्थान राज्य में है, राजस्थान राज्य में है जो ये। और दोस्तों ये जो है चुलिया जलप्रपात राजस्थान में किस जगह पर है? चंबल नदी पर। तो यह जो है चित्तौड़ पे है, चित्तौड़ में है। और दोस्तों यह ऐसी नदी है राजस्थान की जो साल भर बहती है। तो साल भर बहने वाली जो है नदी राजस्थान की चंबल नदी है, और इस पर चुलिया जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ? पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 1894। 1894 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ। दोस्तों ये ग्रामीण बैंक जो है 3 सरकारों से मिलकर जो है, इसमें 3 प्रकार के लोग जो हैं पूंजी को निवेश करते हैं। पहला केंद्र, उसके बाद जो है राज्य, और उसके बाद है प्रवर्तक बैंक, यानी कि प्रवर्तक बैंक। और दोस्तों इसमें उनकी पूंजी की जो है रकम कितने एवरेज की होती है? तो 50, 15 और
35। तो दोस्तों 50 जो है केंद्र लगाता है, 50%, 15% राज्य जो है लगाता है और 35% प्रवर्तक बैंक। और प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को, और यह क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट भी होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 नवंबर 2013 को जो है भारतीय महिला बैंक का स्थापना हुआ था। दोस्तों ये जो भारतीय महिला बैंक है इसकी स्थापना 1000 करोड़ की पूंजी से हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यह पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक है। दूसरा दोस्तों, इस समय जो है जब ये भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुआ तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो ये हुआ दोस्तों आज का टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि पूरे हूबहू लूसेंट से लिया गया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। दोस्तों आपको मैं फिर कह देता हूँ कि अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा लूसेंट रिवाइज हो जाएगा और आपको आगे आने वाले कोई भी एग्जाम जैसे कि रेलवे, बिहार, एसएससी, बिहार पुलिस, इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि हूबहू जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में आपके सामने हम लूसेंट से लेकर के आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।